नमस्कार। मैं अंजू सोनकर। मैं वर्क फ्रॉम होम के थ्रू गृह विज्ञान विषय की छात्राओं को जानकारी देना चाहूँगी जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकलांगता में परामर्श की आवश्यकता के बारे में। कि जीवन का जो बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का स्टेज होता है, अगर ऐसी अवस्था में कोई विकलांग व्यक्ति होता है तो उसको हर स्टेज पर किस किस तरह के परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि क्या है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता क्या है? शरीर के किसी भी अंग का ना होना या होते हुए भी उसका काम करने में अक्षम होना, यह होती है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जीवन की एक या एक से अधिक भी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। शारीरिक विकलांगता जन्मजात हो सकती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है या किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है, या प्रेगनेंसी में या बचपन में भी हो सकती है, बीमारियों के कारण हो सकती है किसी, और संक्रमण के कारण भी हो सकती है, और यह आनुवंशिक भी हो सकती है। भारत में विकलांगता का स्तर जो तय किया गया है वह चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जब 40% से कम की विकलांगता होती है तो उसे विकलांग की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो यह तो था कि क्या शारीरिक विकलांगता क्या होती है। अब जैसा कि हम आपको आज जीवन के चारों स्टेज के बारे में विकलांगता की स्थिति में परामर्श के बारे में बताने वाले हैं। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकलांगता की स्थिति में परामर्श, क्या क्या परामर्श दिया जा सकता है विकलांग व्यक्ति को। देखिए, यह कोई रहस्य की बात नहीं है कि माता पिता और विशेषज्ञों की जो संयुक्त गतिविधियां होती हैं वो सुधारक के रूप में बहुत अधिक प्रभावशाली कार्य करती हैं या प्रभावशाली परिणाम लाती हैं। और विभिन्न स्थितियों में बच्चे के व्यवहार और गतिविधियों का अध्ययन करते रहना चाहिए, और ये अध्ययन करने के लिए बेहतर होता है कि निगरानी योजना प्रणाली को अपनाया जाए। इससे तात्पर्य है कि जैसे बच्चा जब किसी कार्य को कर रहा है तो उस पर उसकी जानकारी में न होते हुए नज़र रखा जाए कि वह अपने कार्य को करते हुए किस जगह पर असमर्थ है, उसको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम इन चीज़ों को वॉच करेंगे तो उसकी समस्याओं को पॉइंट आउट करके उससे रिलेटेड उसका समाधान करने में सक्षम हो पाएंगे। और जो बच्चे होते हैं विकलांग, उनका संज्ञानात्मक और भावात्मक और व्यक्तिगत क्षेत्र का विकास की एक विशेषताएं होती हैं जिसको आकर्षित करने के लिए आपको कुछ कुछ ऐसे योजनाएं बनानी चाहिए या ऐसे तरीके अपनाना चाहिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। इन चीज़ों को आप उनसे उनके अंदर से जानकारी ले सके, उनसे जान सके, वो आपको बता सके, उनके साथ इतना इंटरेक्शन रखना चाहिए। विकलांग के शिकार बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील समूह के होते हैं, तो उन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत भी होती है। ऐसी स्थिति में इनको गरिमा तथा समानता के लिए एक सक्षम वातावरण को निर्माण करना चाहिए, जहाँ पर विकलांग बच्चे अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए निर्बाध रूप से अपना कार्य कर सके। उन्हें किसी प्रकार का गमन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको ऐसी समस्या फेस न करना पड़े। इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण को विशेष ध्यान में रखते हुए पुनर्वास सेवा से अगर यदि आवश्यकता महसूस हो तो उससे मदद भी लेना चाहिए। अवरोध मुक्त वातावरण होना चाहिए। और अवरोध मुक्त वातावरण में विकलांग व्यक्ति सुरक्षित और आसानी पूर्वक चल फिर सकता है, वह अपने कार्यों को कर सकता है। अर्थात ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहां वे अपनी दैनिक गतिविधियों को बिना किसी के सहायता के पूर्ण रूप से कर सकें। इसलिए जितना अधिक से अधिक संभव हो सार्वजनिक भवनों, स्थानों, परिवहन प्रणालियों को अवरोध मुक्त रखने के लिए का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि विकलांग बच्चों को मानसिक कुंठा का शिकार होने से बचाया जा सके।
जो बच्चे विकासात्मक विकलांग बालक होते हैं उनमें चिकित्सा संबंधी जटिलताएं भी होती हैं और वे डॉक्टर के सलाह से कुछ दवाएं भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए देर से विकास या मंद विकास वाले बच्चों की जो मनोदशा होती है उनको स्थिर रखने वाली कुछ दवाएं डॉक्टर की सलाह से दी जा सकती हैं ताकि उनके व्यवहार को सामान्य रखा जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए लियो एफ बसकगलिया ने एक बार कहा था कि उनको स्पर्श करके, मुस्कुराकर, उनकी बात को ध्यान से सुनकर, उनकी तारीफ करके, इन छोटे से प्रयासों से आप किसी अपंग व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो यह थी बाल्यावस्था में विकलांगता की स्थिति में परामर्श। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था से जब अगली अवस्था शुरू होती है किशोरावस्था की, यह लड़कियों की 13 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और लड़कों में 14 वर्ष से। तो जब किशोरावस्था में शारीरिक विकलांगता होती है, पहले क्या होती है शारीरिक विकलांगता थोड़ी सी हम बताते हैं। देखिए, कई बार किशोरावस्था के बारे में हम चलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बालक या बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो स्वयं को आईने में देखकर प्रतिबिंब के रूप में ये चाहते हैं कि काश मेरी लंबाई और होती, काश मेरा वजन थोड़ा और कम होता, काश मेरा रंग थोड़ा और गोरा होता, या हमारे बाल थोड़े और घने होते, आंखें थोड़ी और बड़ी होती। यह सोच बड़ी सामान्य सी होती है, लेकिन यही सोच एक विकलांग व्यक्ति के लिए और भी जटिल हो सकती है क्योंकि वह असामान्य होता है। ऐसी स्थिति में उसका स्वयं के बारे में जो दृष्टिकोण होता है वो सीमित हो सकता है। बाल्यावस्था में तो माता पिता के द्वारा दिमाग में पालन पोषण से उसे एहसास कराते हैं कि वह सार्थक है, वह समर्थ है, वह बेहतर है, बस थोड़ा सा दूसरों से अलग है। लेकिन जब बाल्यावस्था के मासूमियत से बाहर निकलकर वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब किशोरावस्था के दौरान उसको इस अंतर को समझने की शुरुआत हो जाती है और वह समझ लेता है कि मैं सामान्य बालकों जैसा समर्थ नहीं हूँ। उसके अंदर ये बातें घर करने लगती है। जैसे खेलों में भाग न ले पाना, वैसे प्रत्येक अन्य पहलू पर जो बालक होता है प्रदर्शन और आत्मविश्वास उसका बेहतर हो सकता है, सामान्य के बराबर हो सकता है। लेकिन शारीरिक छवि को लेकर उसके अंदर यह समस्या हमेशा बनी रहती है कि मैं शारीरिक रूप से अच्छा नहीं दिखता हूँ। लेकिन जब किशोर विकलांग स्वयं से यह कहना प्रारंभ कर दे कि मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मेरा शारीरिक बनावट मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, और उसे सामान्य रूप से वो स्वीकार करने लगे, तो ऐसी स्थिति में सहज ही आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ जाता है और बस यहीं से शुरू हो जाता है उनके आत्मविश्वास को सफल बनाने के लिए कुछ गतिविधियाँ, कुछ परामर्श जो उनके जीवन की गतिविधियों को में सफलता लेकर के आते हैं। यहीं से उनको परामर्श देने की आवश्यकता होने लगती है। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकलांग व्यक्ति के लिए परामर्श, किस तरह के परामर्श की उनको आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक विकलांग किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक प्रकृति की समायोजन होती है और कुछ अन्य समस्याएं होती हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए किशोरों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, जिससे कि उनके मनोदृष्टि में जो समस्याएं, जो आवश्यकताएं और जो योजनाएं चल रही हों उनको समझने में कुछ सहायता मिल सके। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सफल रोजगार पाने में विकलांग स्नातकों के लिए कार्यशाला और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। विकलांग छात्रों के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करने वाली जो छोटी छोटी एजेंसियां होती हैं उनको एक सूचीबद्ध करके इसकी जानकारी
उनको देना चाहिए, उनको इसके संपर्क में बनाए रखना चाहिए। विकलांगों के लिए व्यायामशाला, मनोरंजन उपकरण और विशेष शौचालय से युक्त छात्रावास का जो सुविधा होता है उसका प्रयोग उनके जीवन में उनके जीवन को आसान कर सकता है, उनके जीवन की कठिनाइयों को थोड़ा कम कर सकता है। इसका भी परामर्श उन्हें देना चाहिए कि अगर उन्हें जीवन में आवश्यकता हो तो इस तरह के छात्रावास का वो प्रयोग कर सकते हैं। उनके दैनिक जीवन यापन का कौशल अब तक उनके अंदर विकसित हो चुका होता है, क्योंकि वो बाल्यावस्था को पार करके किशोरावस्था तक पहुंच चुके होते हैं। तो ऐसे में वो छोटी छोटी गतिविधियां जैसे कपड़े पहनना, खुद से नहाना, खाना खाना और अपना बाथरूम का प्रयोग करना वो खुद से जान जाते हैं। उनको अब तक सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन सब के साथ उनके लिए अपने दोस्तों, वयस्कों, दंपत्ति वाले जीवन में व अन्य सामाजिक कौशल को भी उनके अंदर विकसित करने की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कुछ बुनियादी विशेष कार्यक्रम के जरिए बुनियादी जीवन कौशल को सीखते हैं या सीखने में वो भाग ले सकते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य होता है स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता एक विकलांग बच्चे के या विकलांग किशोर के ब्रश करने से लेकर के उसका स्वतंत्र रूप से रहने तक कुछ भी हो सकता है। इस ऐसी स्वतंत्रता के माहौल के बीच वह अपने बुनियादी कौशल, जीवन के बारे में कुछ कौशल सीख सकते हैं। किशोर विकलांगों के लिए विशेष तकनीक सहायता जैसे कि विकास सहयोग परियोजना, कार्यक्रमों का प्रबंधन और मूल्यांकन, प्रस्ताव और रणनीतियों का निर्माण सहित कुछ मानवीय कार्रवाई, अच्छे अभ्यास का मानचित्रण, अनुसंधान डिजाइन और विकास जैसी सहायता के लिए सरकार को संस्थागत मजबूती प्रदान करना चाहिए, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो। विकलांगों के लिए परिवार या मित्र द्वारा या सहयोगी द्वारा भरपाई और मुआवजा जैसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल कि विकलांग को ये कहना कि क्या हुआ, तुम्हारे पैर खराब हो गए हैं तो तुम्हारी मुस्कान कितनी अच्छी है। इस प्रकार के शब्द से या उसके विचारों से व्यक्ति का आत्मविश्वास जो होता है वह कम होता है और उसे विकलांग होने का दर्द और अधिक सालता है। विकलांग किशोर किशोरियों के सारी समस्याओं के साथ साथ उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं के साथ साथ उनके यौन स्थिति और सोच को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। शारीरिक विकलांगता एक अलग पक्ष है, लेकिन सक्रिय यौन जीवन उनमें मौजूद है यह विचार करते हुए उनके वैवाहिक जीवन के बारे में भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात इन सभी विचारों, परामर्शों, सलाह सुझाव और सहयोग से एक विकलांग किशोर किशोरियों के जीवन में कुछ सफलता लाई जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकलांगता। देखिए, प्रौढ़ावस्था सभी अवस्था की तुलना में सबसे लंबी अवधि की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था की अवधि 22 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की मानी जाती है। इसके बीच की आयु होती है, जिसे पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। कुछ पूर्व प्रौढ़ावस्था में जैसे अध्ययन से संबंधित जिम्मेदारियां होती हैं, मध्य प्रौढ़ावस्था में सबसे अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे विवाह की जिम्मेदारियां, बच्चों के परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारियां, माता पिता तथा परिवार के साथ समायोजन की जिम्मेदारियां, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारियां। तो ये जो मध्य प्रौढ़ावस्था का समय होता है सबसे अधिक जिम्मेदारी निर्वहन की अवस्था मानी जाती है। वैसे हम प्रौढ़ावस्था में विकलांगता के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रौढ़ावस्था में विकलांगता 2 परिस्थितियों में भी हो सकती है। एक, या तो इसके पूर्व की अवस्था से ही किशोरी या व्यक्ति विकलांग हो, या फिर
उसको 21 वर्ष की अवस्था से के बाद किसी एक्सीडेंट, किसी दवाइयों का साइड इफेक्ट या संक्रमण से विकलांगता उसके में आ गई हो। प्रौढ़ावस्था में विकलांग व्यक्ति या प्रौढ़ विकलांग को अपने पूरे जीवन में समायोजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जो हर मानव को, चाहे विकलांग हो या सामान्य महिला हो या सामान्य हो, महिला हो या पुरुष हो, उनके जीवन के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने हेतु सक्षम बनना पड़ता है। तो ऐसे ही समय में प्रौढ़ विकलांग को कुछ क्षेत्रों में परामर्श के द्वारा उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकलांगता में परामर्श की किन किन क्षेत्रों में परामर्श की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था में पड़ सकती है। सबसे पहले उनमें आत्म प्रत्यय और आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास से तात्पर्य है कि विकलांग प्रौढ़ अपनी क्षमताओं का अनुभव करे कि उसमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावी तरीके से कार्य करके बाधाओं पर विजय प्राप्त करने और एवं प्रत्येक चीज में अपने अनुकूल अपने अनुकूल करने की क्षमता है। प्रत्येक कार्य को वह कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही एक ऐसा बिंदु होता है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन या विपरीत परिस्थितियों में भी, अयोग्य परिस्थितियों में, अक्षम परिस्थितियों में भी उसे उसके अंदर काम को पूर्ण कर पाने की मनोदशा को विकसित करता है। उसके अंदर आत्म प्रत्यय का भाव होना चाहिए। आत्म प्रत्यय का भाव जैसे बौद्धिक, भावात्मक, चारित्रिक, सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक क्षेत्र में बेहतर विचार एवं भाव को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन सब क्षेत्रों में हम अपना उत्तरदायित्व तो कम निभा सकते हैं या हम किसी से कम हैं। उसको अपने अंदर एक ऐसी सोच विकसित करना चाहिए कि हम भी इन सभी क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या अच्छे से सामाजिकता को निभा सकते हैं। और भूमिका प्रतिबद्धता होनी चाहिए उनके अंदर। जैसे विकलांग प्रौढ़ को अपने जीवन की कुछ भूमिकाएं, कुछ रोल जैसे स्वयं के व्यवसाय, नौकरी, समाज के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं उनको, और अभिभावक की भूमिका में अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता का भाव, क्योंकि उन्हें भी तो आने वाले जीवन में अभिभावक बनना है। तो उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो ये जीवन में ये सारे जो रोल उनको प्ले करने हैं आने वाले समय में, उनके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए इसको लेकर के कि ये सारे रोल में मैं भी फिट बैठ सकता हूँ। विकलांग प्रमाण पत्र जिला स्वास्थ्य अस्पतालों से जारी करवा कर रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी नौकरी, पेंशन या अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी हो सके। विकलांग लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा। इसमें अपने देश में रहकर शिक्षा लेने के लिए, विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ये सारे कार्यों के लिए लोन दिया जा सकता है। और महिला विकलांग को और भी कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, तो जिसके द्वारा विकलांग प्रौढ़ आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है और आर्थिक सहायता लेकर वह अपने जीवन में बिना किसी पर आश्रित हुए तरक्की कर सकता है। तो इन सभी क्षेत्र में परामर्श से एक प्रौढ़ विकलांग, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने शैक्षिक, व्यावसायिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकता है। अब हम प्रौढ़ावस्था के में परामर्श के बारे में जानकारी दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ावस्था के बाद आरंभ होती है अवस्था वृद्धावस्था की। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वृद्धावस्था में विकलांगता क्या होती है। देखिए, वृद्धावस्था में विकलांगता को यदि सामान्य स्तर पर समझे तो शारीरिक अक्षमता की दोहरी मार होती है। वृद्धावस्था
61 वर्ष से लेकर के जीवन के शेष संपूर्ण आयु तक चलती है। इस अवस्था में शारीरिक रूप से सक्षम वृद्ध भी धीरे धीरे कार्य क्षमता में अक्षम होता जाता है। जो मतलब विकलांग नहीं होते हैं, तो शारीरिक रूप से विकलांग होने की अवस्था में कार्य करने की क्षमता उनमें और भी कम हो जाती है। तो वृद्ध विकलांग के सामने फिर एक मानसिक कष्ट का दौर शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में यह दौर देख रेख करने वाले सदस्य के लिए दोहरी चुनौती लेकर आता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति का हमेशा केयर टेकर, उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके कोई रिश्तेदार अवश्य होते हैं। अर्थात एक तो वृद्धावस्था, दूसरे विकलांगता। अब जिसका निर्वहन परिवार के सदस्य को अपना अधिक समय व श्रम देकर करना पड़ता है। यह होती है वृद्धावस्था में विकलांगता। अब वृद्धावस्था में शारीरिक विकलांगता में परामर्श, कि उन्हें किस किस तरह के परामर्श देने चाहिए या किस परामर्श की आवश्यकता होती है। तो वृद्धावस्था में सबसे पहले वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना चाहिए जिससे वे स्वयं पर आत्मनिर्भर बन सके, अपने कार्यों को करने में, या उनके अंदर एक अपना विचार मानसिकता को डेवलप कर सके कि नहीं, अभी मैं अपने कार्यों को कर सकता हूँ, उसका प्रयास करने के लिए सोचना चाहिए। वृद्ध विकलांग के प्रति संवेदनशीलता भी रखनी चाहिए। घर के जो सदस्य होते हैं या उनका ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, उनको वृद्ध विकलांगों के प्रति अपने मन में एक संवेदनशील भाव रखना चाहिए। काउंसलर, इनोवेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा इनकी समस्याओं को समझना और समाधान करना चाहिए। वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ उठाकर उनका आर्थिक सहयोग दिया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो वृद्धावस्था में विकलांग को परामर्श देने के साथ साथ उनकी देखभाल कर रहे व्यक्ति को भी परामर्श देने की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि वह अपनी सेवा भाव और श्रम के साथ साथ सरकार व संस्थाओं द्वारा दी जा रही सहायता का लाभ वृद्ध व्यक्ति के लिए, वृद्ध विकलांग को दिला सके। क्योंकि इसकी अगर जानकारी उसकी केयर टेकर को रहेगी तो एक वृद्ध विकलांग के लिए कितनी तरह के लाभ योजनाएं हैं, चाहे उनके यात्रा से हो, चाहे उनके जीवन यापन से हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, ये सारे का लाभ एक उनका जो सहयोगी होता है, जो उनको उनका ध्यान रखता है, वह व्यक्ति उसको दिला सकता है समय समय पर। अतः मैं कह सकते हैं, जब हम पूरी अवस्थाओं की विकलांग स्थिति पर दृष्टिगत करते हैं तो यही स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यावस्था में विकलांग व्यक्ति को, विकलांग बच्चे को स्वयं को योग्य अर्थात दूसरों के समान सामान्य समझने में बीत जाता है। फिर शुरू हो जाता है किशोरावस्था, जहाँ कई मानसिक हलचलों कुंठाओं से गुजरते हुए स्वयं में आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रौढ़ावस्था में एक सामान्य प्रौढ़ के समान अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए वह संघर्षों के दौर से गुजरता है। फिर वृद्धावस्था में शारीरिक मानसिक दोनों स्वरूपों की दोहरी अक्षमता का दौर शुरू हो जाता है उसके साथ। तो हमने वर्क फ्रॉम होम में आज आपको बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक के सफ़र में विकलांगता की स्थिति में कुछ परामर्श की जो आवश्यकता होती है, उनके जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया जा सकता है, जिसके द्वारा वह हमने आपको बताया। जल्दी हम आपसे मिलेंगे आपके लिए गृह विज्ञान विषय की कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।